शुभ संध्या। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को भूमिका जैन आगरा प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, अभिनंदन करती है आप सभी का। साथियों, आज जिस प्रयोजन से हम यहाँ जुड़े हैं वो प्रयोजन बड़ा खास है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उस प्रयोजन को बताऊंगी पहले, उसके बाद आपसे आगे बात करूंगी। पंक्तियां इस तरह से हैं कि सीधे, सच्चे, सहज, सलोने, सौम्य, सरल लगते हैं। सीधे, सच्चे, सहज, सलोने, सौम्य, सरल लगते हैं। प्रतिकूलता में पहले से और प्रबल लगते हैं। और ढलने पर तो सूरज भी बोझिल लगता है, लेकिन ढलने पर तो सूरज भी बोझिल लगता है, लेकिन हीरक में भी देखो कितने नवल नवल लगते हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मैं आज आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी के, जो हमारे देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं और हमारे भारत के गौरव हैं, उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, जो कि मैजिक मैन पटल पर हो रहा है, उसमें अपनी कुछ बात, अपने कुछ अनुभव, उनके साथ जो मेरी थोड़ी सी यात्रा है, थोड़ा सा परिचय है उनसे, उसको साझा करने के लिए आप सबके मध्य उपस्थित हैं। बताना चाहती हूँ कि मेरी जो जान पहचान है, मेरा जो परिचय है डॉक्टर हरीश नवल जी के साथ, वो आदरणीय श्री नरेश चंद्र जोशी जी के माध्यम से हुआ। इस पटल को चलाते हैं, आप सब लोग उन्हें मैजिक मैन के नाम से जानते हैं। तो उनके माध्यम से जब मेरा उनसे परिचय हुआ, तो अचानक से ही जब आप किसी के व्यक्तित्व की किसी खास बात पर रुक जाते हैं, यूं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब पहली बार उन्होंने मुझे डॉक्टर हरीश नवल जी के बारे में बताया, तो उसी पल से लगा कि इस शख्स से, इस व्यक्तित्व से मिलना चाहिए। खैर, ये सौभाग्य एकदम जल्दी से तो नहीं मिलते हैं। फिर एक बार ऐसा प्रारब्ध बना कि डॉक्टर हरीश नवल से हम मिलने दिल्ली गए। मैं थी, आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी थे, उनकी धर्मपत्नी नीता जोशी जी थी। तो उनके विषय में जो मैंने सुन रखा था, उनसे जो थोड़ी सी बातचीत कर रखी थी, उनको लेकर मैंने एक अपने मन में एक, आप बना लेते ना, एक खाका बना लेते हैं किसी को लेकर, वो मैंने बना रखा था कि कैसा उनका आचरण होगा, कैसा उनका व्यवहार होगा। हम जब वहां पहुंचे तो वो अपने घर के दरवाजे पर वाइपर से पानी को खींच रहे थे। जैसे ही मैंने उनको देखा, तो क्योंकि जाहिर सी बात है, उनका जो कद है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो इस तरह की है कि हम जैसे जाने कितने बच्चे उनको प्रणाम करते हैं, उनके आगे सम्मान से झुकते हैं। मैं बड़ी हैरत में पड़ गई कि एक इतनी बड़ी शख्सियत और इतने सहज रूप में हमारे सामने आए। और जैसे उन्होंने हमें देखा, तो अनायास ही बोले कि हम आपके लिए ही ये रास्ता जो है साफ कर रहे थे। और ये कहकर एक बहुत ही प्यारी, सहज, निश्चल मुस्कान उनके चेहरे पर आई। जैसे ही उनका ये व्यवहार मैंने देखा, तो सचमुच लगा कि पता चला एक्चुअली कि बड़े लोग कैसे होते हैं। देखिए, गुणगान करने के लिए किसी का भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिनके माध्यम से आप किसी को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं। लेकिन अनुभूतियों को सही-सही शब्द दे पाना, ये इतना आसान नहीं होता। मैंने आदरणीय जोशी जी से कहा भी था कि ये वो व्यक्तित्व हैं जो, जिनसे मिलकर उनका आशीर्वाद पाना, उनका सानिध्य पाना जीवन की उपलब्धि हो जाया करता है। हम लोग उनके घर गए, आदरणीय डॉक्टर हरि स्नेह सुधा नवल जी मिली। इतने स्नेह से, इतने निश्चल भाव से वो हमसे मिले। उनका पूरा घर, पूरा उनका बहुत बड़ा उनका निवास स्थान है, बहुत बड़ा घर है। पूरा घर उनका स्मृति चिन्हों से, सम्मानों से, पुरस्कारों से भरा पड़ा है।
और आदरणीय स्नेह सुधा नवल जी बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, चित्रकारा हैं। तो उनकी तस्वीरों से, उनकी बनाई गई पेंटिंग से पूरा घर सजा हुआ है। चारों तरफ जिधर आप नज़र घुमाते हो उधर ही सम्मान, पुरस्कार, उधर ही कला बिखरी पड़ी है। एक एक भव्यता बिखरी पड़ी है, एक माधुर्य बिखरा पड़ा है जो उन दोनों के आचरण से टपकता है, वो पूरे घर में फैला हुआ है। उनकी उनकी प्रज्ञा फैली हुई है दोनों की। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बनावट नहीं, कोई कोई भी औपचारिकता नहीं, बिल्कुल प्यार से पहली बार मिले उसके बावजूद भी इतने अच्छे से उन्होंने हमें भोजन कराया और उसके बाद खूब अपनत्व से बात की। कई बार अपनी आप बीती बताते-बताते उनकी आँखें भी नम हुईं। पहली ही बार में कोई इतना बड़ा शख्स, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कोई आपसे इतना इंटीमेट फ़ील करे, इंटीमेट आपको फ़ील कराए, इतना नज़दीकी आपको लगे किसी के मन के अंदर कि आपको लगे ही नहीं कि आप किसी से पहली बार मिले हो। तो ये तो असाधारण है मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ और हो ना हो इंसान के अंदर ये चीज़ें तो आ ही जाती हैं कि भई ठीक है, एक उम्र का अंतर है। पर उनका व्यवहार बहुत सरल था, बहुत सहज था। उन्होंने बड़े प्यार से हमें गिटार बजाकर सुनाया, अपने ज़िंदगी के कुछ किस्से सुनाए, अपने जो उनका पूरा घर जहाँ पर स्मृति चिन्ह रखे हैं, उनमें से अपनी ज़िंदगी का पहला स्मृति चिन्ह हमें दिखाया, अपनी पुस्तकें हमें दिखाईं, अपना अपनी तमाम तस्वीरें, अपनी तमाम यादें, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो इतनी अच्छे से सहेज कर उन्होंने रखी हुई हैं। और हर एक चीज़ के साथ जुड़ी जो याद है, हर एक चीज़ के साथ जुड़ा जो उनका अ जो अनुभव है, वो उन्होंने हमसे साझा किया। और बस मन भीगता चला गया, भीगता चला गया, भीगता चला गया। कहने के लिए बहुत कुछ है उनके विषय में, लेकिन मैं हर बार एक बात उनके बारे में सोचती हूँ और वो ये है कि बड़ा व्यक्ति वाक़ई वही होता है जो जिसके साथ होकर आपको छोटा महसूस ना हो। दूसरी बार भी उनसे मुलाकात हुई। एक्चुअली उनसे मुलाकातें तो 3 हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी बार की मुलाकात भी बहुत यादगार थी। मैं अब ये जो कार्यक्रम आता है अजब साहित्यकारों के गजब किस्से, इसका 25वां अध्याय पूरा हुआ था और उसके खुशी में उन्होंने, आदरणीय जोशी जी ने एक स्मृति चिन्ह और कुछ सम्मान करने के लिए कुछ सामान देकर मुझे दिल्ली भेजा था। तो जब मैं उनके सम्मान करने क्या, एक्चुअली उनको सम्मानित करना, अपने आप को सम्मानित करना है, ये अवसर मुझे मिला और मैंने उनको शॉल उठाकर उनको जब सम्मान किया तो उनके चेहरे पर जो सहजता थी, जो उसको ग्रहण करने के लिए जो उनके चेहरे पर जो जो स्नेह था मेरे प्रति, वो शब्दों में नहीं बयां हो सकता। और अपने हाथ से उन्होंने मुझे फल काट कर खिलाए, अपने हाथ से खाना सर्व करके। दोबारा भी मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था। तो जैसे जैसे आप समझते जाते हो चीज़ों को, वैसे वैसे यकीन होने लगता है कि अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं और शायद ऐसे ही ऋषियों की वजह से, ऐसे ही मेहनतों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। जहाँ तक साहित्यिक उनकी साहित्यिक यात्रा है, उन सबसे हम लोग परिचित हैं। उन्होंने तमाम देशों की यात्राएँ की हैं। न जाने कितने व्यंग्य संग्रह उनके आ चुके हैं, बहुत सारे। कुछ के तो नाम भी शायद मुझे याद है। बागपत के खरबूजे के लिए उनको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय, दिल्ली चढ़ी पहाड़, ऐसी तमाम व्यंग्य की पुस्तकें उन्होंने लिखी जिनको पढ़कर आज नई पीढ़ी व्यंग्य लिखना और व्यंग्य की बारीकियां सीख रही है। तो आज उनके 75वें जन्म दिवस पर मैं मन की अनंत गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे शतायु हों,
वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और इसी तरह से अपनी सहजता से भी और अपनी व्यंग्य की धार से भी इस पूरे जिन सारे सभी को आनंदित करते रहें, सबको सराबोर करते रहें अपने स्नेह से। एक व्यंग्य रचना मेरे पास उनकी है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका वाचन ज़रूर करूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि ये भी एक छोटी-सी भूमिका होनी चाहिए। और डॉक्टर हरीश नवल मुझे सुन रहे हैं इस वक़्त, मैं उनको प्रणाम निवेदित करते हुए उनकी एक रचना जिसका शीर्षक है साहित्यकार के 10 दुःख, वो यहाँ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। और जितने भी दर्शक इस समय हमसे जुड़े हैं, जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हैं, मैं पुनः उन सबका अभिनंदन करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए ये एक रचना डॉक्टर हरीश नवल द्वारा लिखित उनकी व्यंग्य रचना साहित्यकार के 10 दुःख यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। यूं तो सभी के जीवन में सुख दुख, आशा और निराशा, अंधेरा और उजाला, खुशी और गम आदि होते हैं। किसी को कम और किसी को ज्यादा दुख, निराशा, अंधेरा, गम और किसी को, माफ कीजिएगा मैं दोबारा पढ़ती हूँ। यूं तो सभी के जीवन में सुख दुख, आशा और निराशा, अंधेरा और उजाला, खुशी और गम आदि होते हैं, लेकिन साहित्यकार की गठरी में संभवतः दुख अत्यधिक भरे होते हैं, जिनमें से मुख्य 10 दुखों की चर्चा की जा सकती है। 1, जोड़ तोड़ लगाने के बावजूद सम्मान न मिलना। 2, समिति को बड़ी बड़ी अप्रोच लगाने पर भी पुरस्कार न मिलना। 3, अपनी दृष्टि में उत्कृष्टतम लिखने के बाद भी पाठ्यक्रम में रचना का न लगना। 4, लाख कोशिशें करने पर भी अपने साहित्य या व्यक्तित्व पर रिसर्च का न हो पाना। 5, वर्षों से पासपोर्ट होने पर भी विदेश जाने का चांस न लगना। और 6, 75 वर्ष का होने पर भी अमृत जयंती का न मनाया जाना, जैसे न षष्ठी पूर्ति हुई न 50वीं जयंती का किसी भी संस्था या संस्थान द्वारा मनाया जाना। 7, जूते घिस जाने के बावजूद अकादमी की सदस्यता का न मिलना। 8, सैकड़ों लीटर पेट्रोल फूंकने पर बीसीओ वीआईपीओ से रिश्ता जोड़ने पर भी पद्म पुरस्कार प्राप्त न होना। 9, जीते जी जान लड़ाने पर भी अपने नाम से कोई पुरस्कार की स्थापना न होना। और 10, विभिन्न मंत्रालयों में जुगाड़ लगाने और दर्जनों आश्वासनों के उपरांत भी किसी चेयर का न मिल पाना। हाँ, जीते जी वह यह भी चाहता है कि मरने पर उसकी अंत्येष्टि राजकीय हो, उसकी डाक टिकट निकले और उसकी जन्म शताब्दी का समारोह मनाया जाए। तो ये थे साहित्यकार के 10 दुख, जो डॉक्टर हरीश नवल की व्यंग्य रचना थी। और इस रचना में जो व्यंग्य है वो समझ गए होंगे आप सब लोग, बड़ी महनीय कलम है उनकी, बड़ी धारदार कलम है और बड़ी बारीक उनकी दृष्टि है, जो उस तरफ भी चली जाती है। इस दृष्टि को मेरी नानी कहती थी कि इसको दीवार के पार देखना कहते हैं। तो ये वही दृष्टि है जो एक समर्थ साहित्यकार के पास ही हो सकती है। और फिर आदरणीय नवल जी तो एक व्यंग्यकार है, और व्यंग्यकार के पास तो और भी ज्यादा पैनी दृष्टि होती है। मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। और एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से डॉक्टर हरीश नवल जी को के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देती हूँ। आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि वे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। प्रणाम सर, नमस्कार।